देख रहे हैं अद्भुत हिंदी राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात काफ़ी तेज बारिश हो रही थी। रात के करीबन 2 बज रहे थे और मैं अपने ड्राइवर पंकज के साथ भोपाल के रास्ते मेगुन सिटी जा रहा था। पंकज सुबह से ही लगातार ड्राइव कर रहा था, जिस वजह से वो काफ़ी थक चुका था। मैंने पंकज से कहा भी कि कुछ देर के लिए गाड़ी किसी ढाबे पर रोक लो, पर पंकज ने ये बोलकर मना कर दिया कि अभी ज़रूरत नहीं है। पंकज अभी गाड़ी 80 की रफ्तार में चला ही रहा था कि तभी पंकज ने अचानक ही ब्रेक लगा दिया, जिस वजह से मेरा सिर आगे वाली सीट से टकराते टकराते बचा। अभी मैं पंकज से कुछ कहता कि मेरी नज़र हमारी गाड़ी के सामने खड़े 3 लोगों पर पड़ी। उन तीनों के हाथ में एक इंसानी खोपड़ी थी और उन तीनों के सर आपस में जुड़े हुए थे। उन तीनों के पहनावे से साफ था कि ये कोई बुरी शक्ति के उपासक हैं। अभी मेरी नज़रें उन्हीं तीनों पर थी कि इतने में ही पंकज गाड़ी से उतरते हुए बोला, साहब गाड़ी से मत उतरना। और ये बोलकर पंकज उनके पास गया। पंकज के जाते ही वो तीनों अपने घुटनों के बल बैठ गए और पंकज के सामने हाथ जोड़ते हुए कुछ बताने लगे, पर मुझे ये सुनाई नहीं दे रहा था कि वो क्या बात कर रहे हैं। फिर कुछ देर के बाद पंकज ने अपना एक हाथ हवा में उठाया और अपनी मुट्ठी बंद की। फिर कुछ बड़बड़ाने के बाद जब पंकज ने अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें से कुछ नीचे गिरा और वो चीज़ लेकर वो तीनों वहाँ से चले गए। उन तीनों के जाने के बाद पंकज वापस से गाड़ी में आकर बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। वहीं मैं अब इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि मैं पंकज से पूछूं कि आखिर ये सब क्या था। उस वक्त मेरी नज़रें पंकज पर ठहर सी गई थी और वहीं पंकज मंद मंद मुस्कुराए जा रहा था। मेरी बड़ी दिल की धड़कनों से ये तो साफ था कि मुझे अब डर लग रहा था, वो भी अपने ही ड्राइवर से, जिसे मैं सालों से डांटता फटकारता आया था और अब मेरी फट रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद पंकज ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, साहब आगे ढाबे पर गाड़ी कुछ देर के लिए रोक लूँ। अभी पंकज की बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि मैंने बीच में ही कह दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, रोक लो। फिर जब कुछ आगे एक ढाबा आया तो पंकज ने गाड़ी साइड में लगा दी और गाड़ी से उतरते हुए कहा, साहब आप कुछ लेंगे? जिस पर मैंने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर पंकज उस ढाबे पर खाना खाने बैठ गया और मैं वहीं गाड़ी में ही बैठा रहा। तकरीबन 5 मिनट बाद उस ढाबे पर एक राख से सना हुआ आदमी उस ढाबे पर आया, जिसके हाथ में जलती हुई एक आदमी की टांग थे। उस आदमी को देखते ही ढाबे के सारे लोग डर के मारे एक और हो गए, पर पंकज अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। और जब वो आदमी पंकज के पास गया तो वो पंकज की शक्ल देखते ही अपने घुटनों के बल बैठ गया और वो कटा हुआ पैर जो उसके हाथ में था उसे पंकज को किसी भेंट की तरह देने लगा। पहले तो पंकज ने वो भेंट यानी कि वो कटी हुई टांग लेने से मना कर दिया, पर वो आदमी कुछ ज़्यादा ही गिड़गिड़ाने लगा, जिसके चलते पंकज को मजबूरन वो भेंट लेनी पड़ी। पंकज के भेंट लेते ही वो आदमी खुशी से झूमने लगा और पंकज को प्रणाम करता हुआ वहाँ से चला गया। उस आदमी के जाने के बाद पंकज अपना खाना ख़त्म करके ढाबे वाले को खाने के पैसे देने गया तो उस ढाबे वाले ने पैसे लेने की जगह उसके आगे हाथ जोड़ लिए, पर पंकज ने माना और उसके गले के पास पैसे रखकर गाड़ी की तरफ आने लगा। अभी वो गाड़ी की तरफ ही आ रहा था कि तभी वो एक बार फिर पीछे पलटा और उस कटी हुई टांग की तरफ बढ़ा जो उसे भेंट के तौर पर मिली थी। पंकज को वो कटी हुई टांग उठाते हुए देखकर मैं अंदर से इतना कपकपा उठा कि मेरा एक मन तो ये कह रहा था कि पंकज को यहीं छोड़कर निकल जाऊं, पर उस वक्त तो मेरी जुबान तक सही से काम नहीं कर रही थी। ऐसे में मेरे से गाड़ी कैसे ड्राइव हो पाती। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। पंकज वो कटी हुई टांग लेकर गाड़ी में चढ़ गया और उस कटी हुई टांग को साइड वाली सीट पर रखते हुए बोला, चलें साहब। पर इस पर मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मेरे कुछ न बोलने पर पंकज ने एक बार फिर बोला, साहब चलें क्या? इस बार मैंने अपना सर हिलाकर चलने का इशारा किया। मेरे इशारा पाते ही पंकज ने गाड़ी को स्टार्ट किया और हम वहाँ से निकल गए। अब तक रात के 2:30 बज चुके थे। गाड़ी में अब पंकज और मेरे अलावा किसी और की कटी हुई टांग सफ़र कर रही थी। अब तक पंकज भी अच्छे से समझ गया था कि मैं उससे डरा हुआ हूँ। फिर कुछ दूर जाने के बाद पंकज ने कहा, साहब आप मेरे से मत डरो, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। आपने जो देखा वो मेरा पास्ट था, अब मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ। पर मेरी पिछली ज़िंदगी के राजदार आज भी ऐसे रास्तों से टकरा जाते हैं। और हाँ, अभी कुछ देर पहले जो आपने देखा वो कोई और नहीं, मेरे चेले थे जो अपनी विद्याओं में निपुण हो चुके हैं। पंकज के इतना कहते ही मैं पंकज से दबी आवाज़ में बोला,
पर वो तो तुमसे उम्र में काफ़ी बड़े थे, तो तुम उसके गुरु कैसे हुए? मेरी ये बात सुनकर पंकज हंसने लगा और हंसते हुए बोला, अगर ऐसा है तो कपिल चाचा को तो आपकी कंपनी का मालिक होना चाहिए था, पर वो आपकी कंपनी में पियून हैं, जबकि वो उम्र में आपसे बहुत बड़े हैं। साहब, उम्र से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है तो आपकी काबिलियत से, जिससे आप सच में बड़े बनते हैं। पंकज की इस बात पर मैंने कहा, तुम्हारी बात तो अपनी जगह ठीक है, पर तुम में ऐसी कौन सी खासियत है जो ये सारे काले तंत्र के पंडित तुम्हें अपना गुरु मान रहे हैं? मेरी इस बात पर पंकज फिर से मुस्कुराया और एक पल की चुप्पी लेने के बाद बोला, साहब एक बात बताओ, आपको अभी हाईवे पर क्या दिखाई दे रहा है? इस पर मैंने जवाब देते हुए कहा, सुनसान सड़क, जंगल और लाइट के खंभे। मेरे जवाब देने के बाद पंकज ने अचानक ही गाड़ी रोक दी और मुझे गाड़ी से उतरने को कहा, पर मैं गाड़ी के रुकते ही थोड़ा घबरा गया। इससे पहले मैं कुछ बोलता कि पंकज गाड़ी से नीचे उतर गया और मुझे भी बाहर आने को कहा। मैं ना चाहते हुए भी गाड़ी से नीचे उतरा। मेरे गाड़ी से उतरते ही पंकज ने कहा, साहब एक बार गौर से अपने आसपास देखिए और फिर बताइए कि आपको क्या नज़र आ रहा है। मैंने एक बार अपने चारों तरफ नज़र घुमाने के बाद फिर से पंकज को वही जवाब दिया जो पहले दिया था, जिस पर पंकज ने कहा, ठीक है, ये तो पक्का है कि आपको सड़क, जंगल और लाइट के खंभों के अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अब तक मैं पंकज की एक ही बात से थोड़ा इरिटेट होने लगा था, जिस वजह से मैंने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, हाँ, तुम कितनी बार एक ही बात पूछोगे? अब मेरा थोड़ा भड़कते ही पंकज ने कहा, साहब आप गुस्सा मत कीजिए, मैं तो सिर्फ कंफर्म कर रहा था कि असल में आपको नज़र क्या आ रहा है। खैर, अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए और जब मैं बोलूं तभी अपनी आंखें खोलिएगा। पंकज के कहते ही मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी आंखें बंद करते ही पंकज ने मेरे सर पर अपना हाथ रखा और कुछ मंत्र जैसा पढ़कर मेरे मुंह पर 3 बार फूका। उसके बाद पंकज ने मुझे आंख खोलने को कहा और जब मैंने पंकज के कहने पर अपनी आंखें खोली तो पंकज वहां से गायब हो चुका था। पंकज को वहां पर ना पाकर मैं थोड़ा बेचैन हो उठा। मैं पंकज को अपने आसपास ढूंढने लगा, पर अब पंकज कहीं भी मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैंने उसे बहुत आवाज़ भी दी, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी मैं यही सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं कि तभी मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी और जब मैंने उस आवाज़ पर ध्यान दिया तो मुझे ऐसा लगा कि सामने की तरफ से वो आवाज़ आ रही है। और अब मैं उस ओर गया तो मैंने देखा कि 3 सफ़ेद साड़ी वाली औरतें सड़क के बीचों बीच बैठी रोए जा रही हैं। मैं अभी उन तीनों औरतों को ही देख रहा था कि तभी मेरे कानों में किसी ने बड़े ही हल्की सी आवाज़ में कहा, इससे पहले इन तीनों की नज़र आप पर पड़े साहब जी, यहाँ से निकल जाओ। पर मैं उस वक्त उस आवाज़ से भी इतना डर गया था कि मैं समझ ही नहीं पाया कि वो किसी और की नहीं बल्कि पंकज की ही आवाज़ थी। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि पंकज की आवाज़ सुनते ही मेरी चीख निकल गई थी और मेरी चीख ने उन तीनों औरतों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मैं अभी भागने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि तभी उन तीनों औरतों की रोने की आवाज़ चीख में तब्दील हो गई। उन तीनों की चीखें इतनी तीखी थी कि उनकी चीख सुनकर मेरे कानों से खून निकलने लगा था। पर मैं रुका नहीं और सीधे अपनी गाड़ी की तरफ भागता रहा और गाड़ी में जाकर बैठ गया। अभी मैं गाड़ी में बैठा ही था कि तभी वो तीनों जिन्हें मैं औरत समझ रहा था वो कोई औरत नहीं थी। दरअसल जब मेरी नज़र उन तीनों के चेहरे पर पड़ी तो मैंने देखा कि उनके चेहरे पर एक बड़ा सा मुंह है और उनकी आंखों की जगह पर बहुत सारे टाँके लगे हुए थे, मानो किसी ने उनकी आंखों को टाँके मारकर सील कर दिया हो। अभी मैं गाड़ी में बैठा ही था कि इतने में वो तीनों भी गाड़ी के पास आ पहुंचे। मैंने बिना देरी किए अपनी गाड़ी स्टार्ट की और फुल स्पीड में गाड़ी को दौड़ाने लगा। कुछ आगे आने के बाद जब मुझे लगा कि अब उन तीनों चुड़ैलों से पीछा छूट गया है कि तभी मेरी सांसें एकदम से रुक गईं। दरअसल अब वो तीनों चुड़ैल मेरी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठी थी। मैं अभी मानो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था कि तभी फिर से पंकज ने मेरे कान में कहा, जल्दी से वो कटा हुआ पैर गाड़ी के बाहर फेंक दो। पंकज के इतना कहते ही मैंने ठीक वैसा ही किया। मैंने तुरंत ही उस कटे हुए पैर को गाड़ी के बाहर फेंक दिया और उस कटे हुए पैर को गाड़ी से बाहर फेंकते ही वो तीनों चुड़ैल भी गाड़ी से गायब हो गए। और जब मैंने अपनी गाड़ी के साइड मिरर में देखा तो मैंने देखा कि वो तीनों चुड़ैलें उस कटे हुए पैर के लिए आपस में झगड़ रही हैं। पर मैं गाड़ी भगाता रहा और जब पंकज ने फिर से मेरे कान में कहा, साहब आगे पुलिया से पहले गाड़ी रोक लेना, नहीं तो गाड़ी पलट जाएगी। ये सुनते ही मैं चिल्लाते हुए बोला, ये तुम मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। अपनी इस काली विद्याओं की शक्ति किसी और को दिखाना, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। मैं अभी पंकज को गुस्से में अनाप शनाप बोल ही रहा था कि इसी बीच गाड़ी एक पुलिया पर चढ़ी और गाड़ी पुलिया पर चढ़ते ही गाड़ी एकदम से पलट गई।
गाड़ी के पलटते ही मेरा सिर गाड़ी के किसी हिस्से में जोर से टकराया और मैं उसी वक्त बेहोश हो गया। और फिर जब मुझे होश आया तो मैं पुल के नीचे नहर के किनारे पड़ा हुआ था। अपने आप को नहर के किनारे मिट्टी में सना हुआ देखकर अब मेरी हिम्मत टूट सी गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी मैंने अपने हाथ जोड़े और पंकज को पुकारते हुए मदद के लिए गुहार लगाने लगा। अभी मैं पंकज को आवाज़ ही दे रहा था कि तभी उस नहर के पानी में एकदम से हलचल होने लगी। नहर के पानी में उठी उथल पुथल को देखकर ऐसा लग रहा था कि नहर से कोई बाहर आ रहा है। अभी मेरी नज़रें नहर के उफान मारते पानी पर ही थी कि तभी पंकज ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, साहब भागो। पंकज की आवाज़ के सुनते ही मैं वहाँ से एकदम से उठा और सरपट भागा, पर ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाया। दरअसल मेरा पाँव फिसलनदार कीचड़ से सना हुआ था, जिस वजह से मैं कुछ दूर जाते ही फिसल कर नीचे गिर पड़ा। अभी मैं वापस से उठने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी नहर की तरफ से कोई आता हुआ नजर आया, जिसे देखकर मुझे एक बार के लिए मौत का एहसास होने लगा। दरअसल जो नहर की तरफ से मेरी ओर आ रहा था वो कीचड़ से इस कदर सना हुआ था, ना तो उसका चेहरा दिखाई दे रहा था और ना ही उसके हाथ पैर। वो किसी कीचड़ दानव की तरफ प्रतीत हो रहा था। उसके रास्ते में जो कुछ भी आ रहा था वो सब कुछ उसमें समाते जा रहे थे। ये देखकर मेरे हाथ पैर तो फूलने लगे थे, पर मैं किसी तरह उठा और फिर से भागना शुरू किया। अभी मैं पंकज को आवाज़ देते हुए भाग ही रहा था कि मैं एक बार फिर फिसलकर नीचे गिर पड़ा और मेरे इस बार गिरते ही वो कीचड़ वाला शैतान मेरे करीब पहुंच गया। अभी मैं उस कीचड़ में समाने ही वाला था कि तभी पंकज ने कहा, साहब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और चाहे जो हो जाए अपनी आंखें मत खोलिएगा। मैंने फ़ौरन ही अपने आंखें कसकर बंद कर ली और मेरे आंख के बंद करते ही मैं कीचड़ में समा गया। उस कीचड़ में समाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नीचे की तरफ गिरता जा रहा हूँ, पर वो गिरने का एहसास कुछ अजीब ही था। और जब मुझे पूरे बदन में जलन होने लगी तो कुछ ही देर में वो जलन इतनी तेज हो गई कि जलन के मारे मैंने अपनी आंखें खोल दी। और आंख के खुलते ही मैंने देखा कि मैं गाड़ी की पिछली सीट पर लेटा हुआ हूँ। और जब मैंने ड्राइविंग सीट की तरफ देखा तो मैंने पाया कि पंकज गाड़ी चला रहा है। अपने आप को गाड़ी के पिछली सीट पर लेटा और पंकज को गाड़ी चलाते देख मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ अब तक जो कुछ भी हुआ वो क्या था। फिर जब पंकज ने कहा, साहब आप ठीक तो हो? इस पर मैंने पंकज को जवाब देते हुए बोला, हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर तुम ये बताओ कि मैंने जो कुछ भी देखा और महसूस किया वो कोई किसी तरह का छलावा था या फिर हकीकत? मेरे इतना पूछते ही पंकज ने कहा, वो कोई छलावा नहीं था, बल्कि वो मौत के बाद की दुनिया है जो मैं देख सकता हूँ, जो कोई आम इंसान नहीं देख सकता। और आपने जो कुछ देखा और महसूस किया वो सब आप अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देख सकते, क्योंकि ये मौत के बाद की दुनिया है। दोस्तों पंकज की बात सुनकर मुझे अब समझ में आ गया था कि पंकज सच में बहुत ही शक्तिशाली है। और पंकज ने आगे बताया कि वो जन्म से इन अजीब शक्तियों के साथ पैदा हुआ था। जब वो 2 साल का था तब से उसे मरे हुए लोग दिखने लगे। सबसे पहले उसे उसकी मरी हुई दादी दिखी थी, जो उसे अक्सर अपने साथ सूरज ढलते ही ले जाती और फिर रात के 3 बजे से पहले ही घर पर छोड़ जाती। जब पंकज समझने बुझने के लायक हुआ तो उसे सभी लोगों ने उसे पागल करार कर दिया, क्योंकि वो अक्सर अपने आप से बातें करने लगता, पर वो अपने आप से नहीं बल्कि उन मरे हुए लोगों से बात करता जो उसके रिश्तेदार थे। फिर धीरे धीरे मरे हुए लोगों के दिखने का सिलसिला पंकज के उम्र के साथ साथ बढ़ता गया। और जब पंकज इन सबसे परेशान हो गया तो पंकज ने भी मरने का फैसला कर लिया। पर पंकज जब भी मरने की कोशिश करता तो वो बच जाता। इस बीच पंकज एक ऐसे आदमी से मिला जो जानता था कि पंकज की इस समस्या का समाधान क्या है, और उसी के मार्गदर्शन से पंकज आज बहुत ही शक्तिशाली हो गया है। पर वो अपनी शक्तियों को गलत कामों के लिए नहीं करता। पंकज की बात सुनने के बाद मैं खामोश हो गया और इसी बीच हमारा उस रात का सफ़र भी ख़त्म हो गया। पर पंकज आज भी मेरा ही ड्राइवर है और अब वो एक ड्राइवर से एक बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।